Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahad Waheed, your biology teacher, and today we want to start next lecture, that is lecture number 13 of chapter 23. हस्बदत लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये बात बहुत दफ़ा इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिफरेंट लेक्चर्स में बोली कि इट इज़ नॉट ईजी टू प्रोड्यूस अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसके लिए कई दफ़ा मैंने ये शेर भी बोला कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। और आपसे भी कई दफ़ा बोला कि इसके डिफरेंट क्या हैं, डेस्टिनेशंस हैं, मनाजिल हैं, स्टेप्स हैं, हर स्टेप की अपनी की इंपॉर्टेंस है। और ये शेर भी आपसे बोला कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, मीन टू से GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ वेरी वर्दी ऑर्गेनिज्म। हमने किसी तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को बचा के रखना होता है, राइट। ऑर्गेनिज्म को बचाने का एक वे ये है कि हम इस ऑर्गेनिज्म को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें कि वो ज़िंदा रहे। लेकिन आपको ये वाली बात भी पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, और उस लाइफ स्पैन के बाद उसकी डेथ हो जानी होती है। तो हम कैसे एक ऑर्गेनिज्म को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी क्वालिटीज़ को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन कर सकते हैं, बेसिकली यही आज हमारा टॉपिक है। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ क्लोनिंग की। मैंने आपसे बात कही थी कि अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास मुश्किल का एक स्टेप ओवरकम हो गया। लेकिन एक मुश्किल के बाद हमारे पास उससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये पैदा हो जाती है कि अब हम उस ऑर्गेनिज्म को बचाएं कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि हम उस ऑर्गेनिज्म को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे के उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, वो वाला ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा। तो क्या मैं दोबारा से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने बैठ जाऊंगा? तो आंसर इज नो, ये तो वाइज डिसीजन नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। पर्टिकुलरली अगर ये वाला काम किसी मैमल के साथ हो रहा है या हजरत इंसान के साथ हो रहा है, फिर तो ये प्रोसेस और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर उसका क्या हल निकाला गया? उसका ये निकाला गया कि क्यों ना हम उसके क्लोन्स बना लें। अब ये वाली टर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में आपने पढ़ा, शायद ग्रेड 9-10 में आप लोग ये बात पढ़ के, क्लोन क्या होते हैं। दो ऐसे इंडिविजुअल कि जिनका जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल होता है। मैंने वर्ड सेम यूज़ नहीं किया, मैंने वर्ड आइडेंटिकल यूज़ किया, यानी कि डिट्टो, 100% डिट्टो कॉपी इन द टर्म्स ऑफ देयर DNA। अब ऑर्गेनिज्म दो तरह के आप लोगों को हमने लास्ट में डिस्कस किया था होते हैं। एक वो कि जिनको हम एज ए होल यूज़ करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि हमने बात की थी फ्लैश प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, हमने बात की थी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स की, राइट। या ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात की थी कि जिनके अंदर कुछ वेरिएबल इंफॉर्मेशन या जीन्स हो सकती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम लोग GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सी वेरिएबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक थी मेरे पास कौन सी, थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस की प्रोडक्ट्स, और दूसरी थी मेरे पास डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस की प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स और डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कि वो मुझे बहुत ही मुश्किल से प्रोड्यूस किए गए GMO से ऑब्टेन होती है, राइट। तो सवाल ये था कि अब मैं इस DNA को कैसे सेव करूं, हाउ, कैसे पॉसिबल है। तो मैंने आपको दो वेज बता दिए हैं। एक पहला वे तो मेरे पास ये था कि हम उसके मैक्सिमम लाइफ पोटेंशियल को यूज कर लें। क्या करें स्टूडेंट्स? मैक्सिमम लाइफ पोटेंशियल को यूज करें। ये तो था हमारे पास इसका पहला काम। और या फिर दूसरी बात क्या थी कि हम उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बना लें। तो जब मैं आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की बात करता हूं तो डेफिनेटली ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्लोनिंग। तो प्रोसेस मेरे पास कहलाएगा व्हाट? क्लोनिंग। आपको ये बात भी पता है कि जो क्लोनिंग है इट इज बेसिकली अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।
उसकी रीजन आपको पता है, बहुत बहुत दफा सुन चुके हैं आप लोग ये बात। क्यों? कि इस वाले केस में जो मेरे पास सोर्स ऑफ जीनोम है, ठीक है, क्या है मेरे पास? सोर्स ऑफ जीनोम, ये बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पूरा न्यूक्लियस इस्तेमाल कर लेता हूं, तो जाहिर है चूंकि सोर्स मेरे पास एक इंडिविजुअल है और उसके वो वाले सेल्स हैं जो माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं। एक और बात बोली थी आप लोगों के लिए कि चूंकि ये माइटोटिक प्रोडक्ट होते हैं, तो जाहिर है इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो बिल्कुल कैसा है? सेम है। तो लिहाजा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस होने वाले माइटोटिक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोनिंग बहुत अर्से हम पहले करते आ रहे थे। जब हम लोग एक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सारे जो सेल्स कॉलोनी में होते हैं, दे आर जस्ट क्लोन्स बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। बाइनरी फिशर इज नथिंग अदर देन माइटोसिस। जब मैं एक पर्टिकुलर प्लांट की ग्राफ्टिंग करता हूं, जब मैं एक पर्टिकुलर प्लांट की कटिंग करता हूं, राइट, जब मैं उसकी टिश्यू कल्चर कर रहा होता हूं या मैं उसके टोटीपोटेंट सेल्स को दूसरे सेपरेट करके ग्रो करवा रहा होता हूं, तो ये सारे के सारे एक जैसे प्रोसेस है, बिकॉज के इन सब केसेस में मैंने एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या लिए हुए? न्यूक्लियस लिए हुए, जो कि माइटोसिस के प्रोडक्ट होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि माइटोसिस में कभी भी क्या नहीं होता? क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। माइटोसिस में तो हम डीएनए को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली क्या करते हैं? 100% प्रिजर्व करते हैं, राइट। तो क्लोनिंग हम बहुत पहले से कर रहे थे, क्लोनिंग हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। फिर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे क्यों स्टडी किया, राइट। तो क्लोनिंग हम ऑलरेडी कर रहे थे, क्लोनिंग हमारे लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हम लोग डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया में, हम लोग डिफरेंट किस्म के एल्गी में और डिफरेंट किस्म की फंजाई में, इवन नेचर भी करवा रही होती है। आपको पता है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो ज़ाहिर माइटोसिस से बनते हैं, वो सारे दूसरे के क्लोन होते हैं, राइट। फिर इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लांट्स, इनको हम बहुत ज़्यादा क्लोनिंग के प्रोसेस से गुजारे थे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हम इसको एनिमल लेवल पे कैसे अप्लाई करें, और ख़ास तौर पे वर्टिब्रेट लेवल पे। क्यों हम डिस्कस करना चाह रहे हैं? बिकॉज कि अगर मैं उन एनिमल्स की बात करूं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर तो हमारे पास क्लोन बनाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आपको बात पता है, हमने डिस्कस किया है कि उनके अंदर तो वैसे ही रीजनरेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। उनके अंदर पाए जाने वाले नियोब्लास्ट के बारे में मुझे पहले से पता था। उनके अंदर जो डिफ्रेंसिएशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। इस लिहाज से इनवर्टिब्रेट के साथ खेलना इतना मुश्किल नहीं था, जितना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से किसके साथ मुश्किल था? वर्टिब्रेट के साथ। तो आइए देखते हैं कि वर्टिब्रेट क्लोनिंग के बारे में हम क्या गेन करने वाले हैं। यही वाला टॉपिक हमारे डियर स्टूडेंट्स, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉलेज को कन्वर्ज करके ले आए हैं उस खास पॉइंट पे जो बेसिक हमारा टॉपिक है कि क्लोनिंग ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स, राइट। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि क्या ऐसा पॉसिबल था कि हम किसी वर्टिब्रेट को क्लोन कर लें? तो भाई पॉसिबिलिटी दुनिया में हमेशा रहती है, ऐसा थोड़ी है कि पॉसिबिलिटी हो ही ना। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे यहाँ अभी वो विजन या वो हमारे पास वो नॉलेज या टूल्स या इक्विपमेंट हमारे पास अभी ना हो, या ये है कि अभी अल्लाह ताला ने वो डोर विजडम का हमारे साथ ओपन ना किया हो। तो पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। तो पॉसिबिलिटी तो थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ऑल दो लाइक प्लांट्स एंड लाइक अदर इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स डू हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम। हमारे पास बिल्कुल क्या था? कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम था हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं अपनी एक ऐसे सेल को देखूं जो मेरा मसल बना रहा है, तो वो कैरी आउट कर रहा है क्या? मूवमेंट। वो कैरी आउट कर रहा है लोकोमोशन, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अपने नर्व सेल की, तो वो क्या कर रहा है? ये जो ट्रांसमिट कर रहा है मैसेजेस को, राइट। और अगर मैं बात करता हूं अपने किसी ग्लैंड के सेल की, तो वो सेक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूं अपने किसी कान, इंटरनल ईयर के कान की, तो वो सुन रहा है। अगर मैं आंख की बात कर रहा हूं तो उसके स्पेशलाइज सब देखने में हेल्प कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन ये बहुत ज्यादा था। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बनाया आप लोगों के लिए कि ऑर्गन लेवल डिफरेंशिएशन, अगर आप और वर्ड ऐड करना चाहिए यहाँ पे तो हो सकता है स्पेशलाइजेशन वो बहुत ज्यादा था। इसका मतलब है कि वहां पे कुछ जीन्स ऑन हो गई और कुछ जीन्स ऑफ हो गई।
ये डिफ्रेंसिएशन बेसिकली जीन्स के ऑन और ऑफ होने का ही नाम है। इसका मतलब ये होगा कि वो जीन्स जो मेरे आई के सेल में ऑन है वो मेरे ईयर के सेल में ऑफ होंगे, और जो मेरे ईयर के सेल में ऑन है डेफिनेटली आई से वो वाला काम नहीं करना, तो वो आई वाले केस में ऑफ होंगे। सेम इज द केस विद द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। तो जो सेल्स में नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उनके कुछ और जीन्स ऑन है, और जो सेल्स मेरे मसल्स में प्रेजेंट है उनके कुछ और जीन्स ऑन है। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट जेनेटिक मेकअप या जीनोम तमाम सेल्स में कॉमन होने के बावजूद उनमें से कुछ जीन्स ज्यादा एक्टिव थे और कुछ जीन्स कम एक्टिव थे। तो जरूरत किस बात की थी कि अगर मैं क्लोन बनाना चाहता हूं, बात को जरा गौर से सुनिएगा, जरूरत किस बात की थी कि अगर मैं क्लोन बनाना चाहता हूं तो मुझे किसी तरीके से इन सारे के सारे ऑफ जीन्स को भी ऑन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा मैंने क्या बात कही है। डिफरेंट ऑर्गन्स में उनके डिफरेंट जीन्स ऑफ हैं। अगर मैं इनको इफेक्टिवली यूज करना चाहता हूं टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके ऑफ जीन्स को भी ऑन करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आपके माइंड में होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? सो कैसे काम हो सकता था? हम सोच में पड़े हुए थे, हम अपना काम कर रहे थे, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं कि अचानक 1997 में रोसलिन इंस्टीट्यूट and this particular Roslin Institute in Scotland, it is basically in Scotland, right? उन्होंने भी क्या बताया कि हम लोगों ने जनाब क्या प्रोड्यूस कर ली है, एक शीप। यकीन जनाब के कान खड़े हुए होंगे। क्यों कान खड़े हुए हैं? बिकॉज के शीप के नाम सुनते ही हमारे माइंड में जो भी बायोलॉजी के लोग होते हैं फौरन एक ही नाम आता है, एंड दैट इज आवर वेरी स्वीट शीप दैट इज कॉल्ड एज अ डॉली। ये डॉली दुनिया का पहला वर्टिब्रेट क्लोन था, और हैरानकुन बात है हमारे डियर स्टूडेंट्स के वो भी एक मैमल। उसके बाद आपको पता है कि एक दफा हम ये बड़ा काम कर ले, फिर एक फील्ड ओपन हो जाती है, एक ईरा ओपन हो जाता है, और फिर डिफरेंट साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर काम करके उसको मॉडिफिकेशन करके और डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स को भी क्लोन करते रहते हैं। अब मैं लिखा है नाउ, अब तो हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिज्म है कि जिनको हम लोगों ने क्लोन कर लिया है। उसमें पिग भी शामिल है, उसमें हमारी डिफरेंट शीप भी शामिल है, हमारी कॉज शामिल है। तो वेरियस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को, वेरियस किस्म के वर्टिब्रेट्स को अब हम लोग क्लोन कर रहे हैं वेरी सक्सेसफुली। तो दिखता ये है कि अगर हम इसको करने में कामयाब हुए हैं, इस प्रोसेस को सक्सेसफुली, तो ये काम हमने कैसे किया, इस पर्पस के लिए वी शुड गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर नया नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी नया नहीं है। पार्ट 1 में आपसे काफी डिस्कशन हुई इसके ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, लुक एट दिस वेरी एनिमेशन। शायद आप इस एनिमेशन को भी फौरन जान गए हों कि ये क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली ओवम, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस पर्टिकुलर ओवम में से न्यूक्लियस को निकाल दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर ओवम इज कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड ओवम, राइट। अब हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हुए एक सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को डालेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी के सेल कितने होंगे, सेल कैसे होंगे, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले। तो मैं इस पर्टिकुलर अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर एक सोमैटिक न्यूक्लियस को डालूंगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, 2n। वंस दिस पर्टिकुलर एग रिसीव अ 2n नंबर ऑफ कंटेनिंग न्यूक्लियस, तो फिर क्या होता है कि हम इसको देखते हैं कि ये बिहेव करता है एज ए जाइगोट, या हम इसे मजबूर करते हैं कि वो बिहेव करे एज ए जाइगोट, और फिर इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये है हमारे पास प्रोसीजर, वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ओवम लेंगे, वी विल टेक एन ओवम एंड देन वी विल कैरी आउट इट्स ई न्यूक्लिएशन, तो हम इसको ई न्यूक्लिएट कर देंगे, राइट, ये पहला काम होगा। देन वी विल टेक अ सोमैटिक सेल, हम एक सोमैटिक सेल लेंगे और उसमें से भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे न्यूक्लियस, राइट। इस वाले केस में
जो न्यूक्लियस है उससे थ्रो कर देना है, उससे फेंक देना है, वो हमारे काम की चीज नहीं है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है, ये हमारे काम की बिल्कुल चीज नहीं है। इस वाले केस में आपने इस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस को यूज करना है, और एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक ऐसा ओवम दैट हैज गॉट अ डाइप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसमें एक डाइप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला, राइट। इस पर्टिकुलर सेल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये कौन सा सेल लें, लास्ट पार्ट ऑफ द बुक ये डिस्कशन हुई कि अगर मैं मसल लेता हूं तो उसमें और जीन ऑन है, मैं न्यूरॉन लेता हूं उसमें और किस्म के जीन ऑन है। तो मुझे कुछ ऐसा सेल चाहिए था कि जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स ऑफ हो, राइट, मोस्ट ऑफ द जीन्स ऑन हो। तो उस पर्पस के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म के सेल्स को ट्राई किया। तो सबसे पहले माइस के केस में हमने जिस पर्टिकुलर सेल को यूज किया वो क्या था, क्यूमुलस सेल। अब सवाल ये है कि हम किस पर्टिकुलर सेल को क्यूमुलस सेल बोलते हैं। तो उस पर्पस के लिए आप अगेन इस एनिमेशन को देखिए। यू कैन सी द ओवरी ऑफ अ माइस। इस ओवरी में से यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ द एग। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है हम ओवुलेशन की बात कर रहे हैं। तो राइट आफ्टर ओवुलेशन इसके साथ साथ कुछ सेल्स चल रहे होते हैं, ये दो पर्टिकुलर सेल क्लिंग, ये चिपक जाते हैं विद द न्यूली ओव्यूलेटेड एग। हमने इस पर्टिकुलर सेल को लिया और उसमें से 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस निकाल लिया। फिर हमने ओवम की न्यूक्लियस को बाहर निकाला और इस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस को वापस ओवम में डाल दिया। ये सारा काम करने के बाद मैंने आपसे बोला था कि हमें चाहिए होता है एक स्टिमुलेंट। उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को आपस में मिक्स कर करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया दैट वाज बेसिकली एक्टिंग एज द स्टिमुलेंट। और उस पर्टिकुलर स्टिमुलेंट की प्रेजेंस में क्या हुआ कि अब ये सेल अंडरगो, बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिखे आप लोग, क्लीवेज। इसमें क्या होगी, क्लीवेज। और आपको पता है कि पहले 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, फिर 8 सेल बनेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इवेंचुअली कि हम इस पर्टिकुलर जाइगोट लाइक सेल को उठा के अगर ये मैमल है तो उसकी यूट्रस में प्लेस कर देंगे। बहुत दफा बोला आपको कि यूट्रस को सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो यूट्रस के अंदर फर्दर डेवलपमेंट कंटिन्यू होगी। और आफ्टर द यू कैन से डिलीवरी दिस ऑर्गेनिज्म विल बी आइडेंटिकल टू द ऑर्गेनिज्म whose cumulus cells were used, बिकॉज कि ये सेल माइटोसिस की प्रोडक्ट है। इस पर्टिकुलर सेल में और डोनर के सेल में कोई फर्क नहीं होगा, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कहलाएंगे, क्लोन कहलाएंगे। सवाल ये है कि क्या हम इस पर्टिकुलर मेथड को ह्यूमंस पे अप्लाई करें। ह्यूमन क्लोनिंग की बात हो रही है। तो जहां तक बात है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उन दिनों में क्लिंटन की गवर्नमेंट थी। आई एम स्टिल वेरी मच अलर्ट अबाउट इट। तो उस क्लिंटन की गवर्नमेंट के दौर में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिबेट्स हुई। इट इज़ नॉट लाइक द डिबेट्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम तनकीद की बात कर रहे होते हैं। तो ये डिबेट्स हुई बहुत लंबी चौड़ी, और इन पर्टिकुलर डिबेट्स के रिजल्ट में फाइनली कंक्लूड किया गया कि एक इंसान की लाइफ को दूसरे इंसान की लाइफ पे सेक्रीफाई करना के तौर पे भी ठीक नहीं है। इवन इफ वी हैव गॉट द यूजेनिक एम्स, तो फिर भी हमें एक इंसान को दूसरे इंसान पे कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लोनिंग को यूएसए में बैन कर दिया। तो यूएसए के अंदर तो ह्यूमन क्लोनिंग बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी भी बहुत से कंट्रीज हैं जो शायद ये ट्राई कर रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि बहुत से कंट्रीज ह्यूमन क्लोनिंग करने में भी सक्सेसफुली कामयाब हो गए। राइट, सो दैट्स इट विद द hazards and the solutions, and again the ongoing efforts of the scientists regarding cloning of the mammals or the vertebrates. So that's it with this particular topic. इस दुआ के साथ कि आप इस नॉलेज को हमेशा बोलता हूँ कि आप इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इसी सारी दुआओं और नॉलेज के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।